नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम NIOS DLED कोर्स 502 के एक बहुत ही दिलचस्प यूनिट पर बात करने वाले हैं। यूनिट 15, आकलन के उपकरण और रणनीतियां। बिल्कुल, और DSSB PRT की तैयारी करने वालों के लिए मैं कहूंगी ये सिर्फ एक यूनिट नहीं है, ये एक माइंड सेट है। माइंड सेट? हाँ, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से सीधे सवाल तो आते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये टॉपिक हमें सिखाता है कि एक बच्चे को सिर्फ नंबरों से नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर कैसे समझें। तो चलिए एक टीचर के नजरिए से सफर पर निकलते हैं। मान लीजिए साल शुरू है, क्लास में 30 बच्चे हैं और हमारा मिशन है ये समझना कि वो असल में क्या और कैसे सीख रहे हैं। तो यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो सबसे पहला और मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल यही है, जब हम किसी बच्चे के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले उसकी मार्कशीट आती है ना, A+ ग्रेड या 90% मार्क्स। बिल्कुल। लेकिन क्या ये ग्रेड बच्चे की पूरी कहानी बताता है? क्या वो सिर्फ एक नंबर है? यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे तोड़ने के लिए CCE मतलब सतत और समग्र मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट लाया गया। आप सोचिए, एक बच्चा जो मैथ्स में शायद 60% लाता है, लेकिन स्कूल के फुटबॉल टीम का कैप्टन है, बहुत अच्छी पेंटिंग करता है और ग्रुप प्रोजेक्ट्स में सबको साथ लेकर चलता है। क्या उसकी मार्कशीट ये सब बताती है? नहीं, बिल्कुल नहीं बताती। इसीलिए CCE कहता है कि आकलन के 2 हिस्से हैं। एक है स्कोलास्टिक मतलब किताबी ज्ञान, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, जो हम पारंपरिक परीक्षाओं से जांचते हैं। ठीक है। लेकिन उतना ही जरूरी दूसरा हिस्सा है को-स्कोलास्टिक यानी सहशैक्षिक। इसमें बच्चे का खेल कूद, कला, संगीत में प्रदर्शन शामिल है और इसके साथ ही उसके मूल्य, उसका व्यवहार, उसकी सोशल स्किल्स, ये सब भी। लक्ष्य है बच्चे का 360 डिग्री विकास देखना, सिर्फ 1 डिग्री का नहीं। ये तो बच्चे को समझने का एक बहुत ही व्यापक और कह सकते हैं मानवीय तरीका है। बिल्कुल। तो ठीक है, अगर हमें उसके किताबी ज्ञान यानी स्कोलास्टिक पक्ष को ही मापना है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मुझे लगता है उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट यहीं पे आता है ना? एकदम सही जगह पहुंचे आप। उपलब्धि परीक्षण की जो किताबी परिभाषा है वो है जो कुछ भी शिक्षार्थी ने प्रयास और कौशल के माध्यम से सफलतापूर्वक अर्जित किया है। इसको थोड़ा आसान करते हैं। हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो अचीवमेंट टेस्ट वो मापता है जो बच्चा अपनी मेहनत और स्किल से सीख चुका है। अच्छा। ये उसकी रटने की क्षमता नहीं बल्कि उसकी असल कमाई को मापता है। और ये 4 स्तरों पर काम करता है। पहला, ज्ञान मतलब नॉलेज, कि उसे क्या क्या फैक्ट्स पता हैं। ठीक। दूसरा, समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग, क्या वो उन फैक्ट्स का मतलब समझता है। तीसरा, कौशल यानी स्किल। और चौथा जो सबसे ऊंचा स्तर है वो है प्रयोग मतलब एप्लीकेशन मतलब कि वो उस ज्ञान को असल जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। बिल्कुल, किसी नई सिचुएशन में। और क्या ये सभी टेस्ट एक जैसे होते हैं? मेरा मतलब है जो टेस्ट मैं अपनी क्लास के लिए बनाऊंगा और जो बोर्ड परीक्षा का पेपर होता है उनमें कुछ फर्क तो होगा। बहुत बड़ा फर्क है और यही परीक्षा का एक महत्वपूर्ण सवाल भी है। टेस्ट मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहला है शिक्षक निर्मित परीक्षण मतलब टीचर मेड टेस्ट, जो टीचर खुद बनाता है। हाँ, जो एक टीचर अपनी क्लास की जरूरतों के हिसाब से बनाता है। ये लचीला मतलब फ्लेक्सिबल होता है। अगर टीचर को लगता है कि बच्चों को एक खास टॉपिक में दिक्कत है तो वो उस पर ज्यादा सवाल दे सकता है। अच्छा। इसका मुख्य उद्देश्य तुलना करना नहीं बल्कि निदान मतलब डायग्नोसिस करना है, कमियों का पता लगाना। और दूसरा वाला? दूसरा है मानकीकृत परीक्षण यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। इसे विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट्स बनाते हैं और ये बड़े पैमाने पर होता है, जैसे पूरे राज्य या देश के लिए। ओह, ठीक है। ये कठोर मतलब रिजिड होता है, सबके लिए नियम और सवाल एक जैसे। इसका मुख्य उद्देश्य होता है तुलना मतलब कंपैरिजन करना। तो अगर मैं एक टीचर हूँ और मुझे अपनी क्लास के लिए एक शिक्षक निर्मित परीक्षण बनाना है ताकि मैं सिर्फ तुलना न करूं बल्कि बच्चों की कमियों को वाकई समझ सकूं, तो मैं कहां से शुरू करूं? ऐसा तो नहीं कि बस 10 सवाल कहीं से भी लिख दिए और टेस्ट बन गया। बिल्कुल नहीं। एक अच्छा टेस्ट बनाना एक कला और विज्ञान दोनों है। इसके 5 मुख्य चरण हैं। पहला है योजना, प्लानिंग। ठीक है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है ब्लूप्रिंट तैयार करना। इसके बाद आता है प्रश्न लिखना, फिर उनका संपादन और आखिर में अंकन योजना मतलब स्कोरिंग की बनाना। आपने कहा कि ब्लूप्रिंट सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा क्यों? वो तो सिर्फ एक टेबल जैसा ही दिखता है। वो सिर्फ एक टेबल नहीं है,
वो उस टेस्ट की आत्मा है, उसका संविधान है। अच्छा, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। विषय वस्तु मतलब कंटेंट, गुणा उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव्स। ये सुनिश्चित करता है कि टेस्ट में संतुलन हो। मैं कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक टीचर ने टेस्ट बनाया और सारे मुश्किल सवाल चैप्टर 2 से दे दिए क्योंकि वो उन्हें सबसे जरूरी लगता था। नतीजा, जिन बच्चों का चैप्टर 2 कमजोर था वे सब फेल हो गए, भले ही उन्हें बाकी 90% सिलेबस बहुत अच्छे से आता हो। सही बात है। तो उस टेस्ट ने बच्चों की असलियत नहीं बल्कि टीचर के पूर्वाग्रह मतलब बायस को मापा। बिल्कुल, और ब्लूप्रिंट इसी बायस को खत्म करता है। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त उदाहरण है। तो ब्लूप्रिंट एक तरह से बच्चे से किया गया वादा है कि उसे हर उस चीज पर परखा जाएगा जो उसे पढ़ाई गई है। हाँ बिल्कुल, और किसी एक टॉपिक पर ज्यादा या कम जोर नहीं दिया जाएगा। तो ये वैधता मतलब वैलिडिटी सुनिश्चित करता है। हाँ, और यह भी तय करता है कि पेपर में सिर्फ रटने वाले सवाल ना हो बल्कि समझ और प्रयोग वाले सवाल भी सही अनुपात में हों। तो क्या इसका कोई छोटा व्यवहारिक रूप भी है जो टीचर रोजमर्रा की क्लास में इस्तेमाल कर सके? हाँ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इकाई परीक्षण मतलब यूनिट टेस्ट। अच्छा, यूनिट टेस्ट। ये 1 या 2 चैप्टर खत्म होने के बाद लिया जाने वाला छोटा 30-40 मिनट का टीचर निर्मित टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। वो क्या? इसका उद्देश्य बच्चों को रैंक देना नहीं है। इसका असली उद्देश्य निदानात्मक मतलब डायग्नोस्टिक है। यह पता लगाना कि उस यूनिट में बच्चों को क्या समझ नहीं आया, ताकि टीचर आगे बढ़ने से पहले उन कमियों को दूर कर सके। बिल्कुल। ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि हमारे स्कूलों में तो यूनिट टेस्ट के नंबर भी रिपोर्ट कार्ड में जुड़ते हैं और फाइनल रैंक पर असर डालते हैं। तो क्या हम इस टूल का इस्तेमाल ही गलत तरीके से कर रहे हैं? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से इसका उद्देश्य निदानात्मक ही है, लेकिन व्यवहार में परीक्षा के दबाव के कारण इसे अक्सर रैंकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही बात है। एक अच्छा शिक्षक इस डेटा का इस्तेमाल रैंकिंग के साथ साथ अपनी टीचिंग को सुधारने के लिए भी करता है। समझ गया। तो अब ब्लूप्रिंट बन गया, उद्देश्य साफ है। अब आते हैं टेस्ट के दिल पर यानी सवालों पर। कुछ में लंबा चौड़ा लिखना होता है, कुछ में सिर्फ सही गोले भरने होते हैं। इनमें से बेहतर क्या है? ये बेहतर का सवाल नहीं है, ये संतुलन का सवाल है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। जो लंबे उत्तर वाले यानी निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, ऐसे टाइप। हाँ, ऐसे टाइप, वो बच्चे की सोच की गहराई मतलब डेप्थ को मापते हैं। वो अपने विचारों को कैसे व्यवस्थित करता है, उसकी भाषा कैसी है, ये सब पता चलता है। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, उनका सबसे बड़ा फायदा है व्यापक कवरेज। मतलब आप 1 घंटे में पूरे सिलेबस से 50-60 सवाल पूछ सकते हैं। सही। और क्योंकि उनका एक ही सही उत्तर होता है, उनकी मार्किंग पूरी तरह से विश्वसनीय मतलब रिलायबल होती है। उसमें टीचर का कोई व्यक्तिगत झुकाव असर नहीं डाल सकता। बिल्कुल। तो एक अच्छे पेपर में दोनों का मिश्रण होना चाहिए। मैं निबंधात्मक में भी मैंने सुना है कि 2 तरह के होते हैं। एक में पूरी आजादी होती है और एक में सीमा। सही कहा आपने। पहला है विस्तृत उत्तर यानी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स, जहां आप बच्चे को पूरी स्वतंत्रता देते हैं। जैसे भारत में गरीबी के कारणों पर विस्तार से चर्चा करें। ठीक है। दूसरा है सीमित उत्तर मतलब रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, जहां आप शब्द या समय की सीमा लगा देते हैं। जैसे गरीबी के कोई 2 मुख्य कारण 100 शब्दों में लिखें। इन्हें जांचना थोड़ा आसान होता होगा। हाँ, थोड़ा आसान होता है। अब आते हैं मेरे पसंदीदा हिस्से पर, MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हम सब ने अपनी जिंदगी में हजारों MCQ सॉल्व किए हैं। मुझे हमेशा लगता था कि सही जवाब चुनना ही असली स्किल है, लेकिन अब लग रहा है कि शायद अच्छे गलत जवाब मतलब डिस्ट्रैक्टर्स बनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। तो एक अच्छे MCQ में होता क्या क्या है? देखिए, एक अच्छे MCQ की संरचना में 4 हिस्से होते हैं। पहला है स्टेम यानी मूल प्रश्न, जैसे भारत की राजधानी कौन सी है। ठीक है। दूसरा है ऑप्शंस या विकल्प। तीसरा, जैसा आपने कहा, सही जवाब जिसे हम की कहते हैं। और चौथा और सबसे कलात्मक हिस्सा है डिस्ट्रैक्टर्स यानी भ्रामक विकल्प, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये सिर्फ रैंडम गलत जवाब नहीं होते। अच्छा। एक अच्छा डिस्ट्रैक्टर वो होता है जो उस बच्चे को आकर्षित करे जिसे कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है। लेकिन ये भ्रामक शब्द थोड़ा नेगेटिव लगता है। क्या एक अच्छे डिस्ट्रैक्टर का काम सिर्फ कंफ्यूज करना है या वो हमें बच्चे की सोच के बारे में कुछ बताता भी है? बेहतरीन सवाल। यही एक विशेषज्ञ और एक नौसिखिया पेपर सेटर में फर्क होता है।
एक अच्छा डिस्ट्रैक्टर एक डायग्नोस्टिक टूल है। ओह, अगर 30 में से 20 बच्चे एक ही गलत जवाब चुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके कॉन्सेप्ट में कोई आम गलतफहमी है जिसे टीचर को क्लास में जाके ठीक करना होगा। वाह, तो डिस्ट्रैक्टर बच्चे को सिर्फ कंफ्यूज नहीं करता, नहीं, वो टीचर को रास्ता दिखाता है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो अब हमने एक बेहतरीन अकादमिक टेस्ट बनाना सीख लिया, लेकिन सीसी कहता है कि ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। बिल्कुल। तो बच्चे की पूरी तस्वीर देखने के लिए एक टीचर के पास और कौन-कौन से औजार होते हैं? बहुत सारे और बहुत जरूरी औजार हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्नों, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चंस की। ये वो सवाल हैं जिनका कोई एक सही जवाब नहीं होता। हाँ, जैसे ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनका जोड़ 10 हो। अब इसका जवाब 1 और 9 भी है, 2 और 8 भी, 5 और 5 भी। ये बच्चे को एक ही ढर्रे पर सोचने से रोकता है और उसे अलग-अलग दिशाओं में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, जिसे हम अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। इसके बाद 2 शब्द हैं जिनमें मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, जांच सूची, चेकलिस्ट और निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल। ये बहुत आम कंफ्यूजन है। इसे ऐसे समझिए, चेकलिस्ट सिर्फ उपस्थिति या अनुपस्थिति बताती है, हाँ या नहीं। जैसे क्या बच्चे ने होमवर्क पूरा किया है? जवाब होगा हाँ या नहीं। इसका फायदा है स्केल और स्पीड। और रेटिंग स्केल? लेकिन जैसे ही आपको कितना अच्छा या कितना बेहतर जानना हो, चेकलिस्ट काम नहीं आती। तब आपको रेटिंग स्केल की जरूरत पड़ती है। यह व्यवहार की मात्रा या गुणवत्ता बताता है, आमतौर पर 1 से 5 के पैमाने पर। अच्छा, जैसे बच्चे की हैंडराइटिंग कितनी साफ है तो आप उसे 1 से 5 के बीच कोई रेटिंग देंगे? बिल्कुल। तो चेकलिस्ट है या नहीं, और रेटिंग स्केल है कितना है। ये बहुत साफ हो गया। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की। ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है। पोर्टफोलियो एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। सीधे शब्दों में यह एक बच्चे के कामों का एक संगठित संग्रह है, एक फाइल की तरह। तो क्या पोर्टफोलियो सिर्फ बच्चे के सबसे अच्छे काम की एक फाइल है, या इसमें वो काम भी शामिल होता है जिसमें उसने संघर्ष किया हो? ये एक और शानदार सवाल है। बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है कि इसमें दोनों हो। एक होता है शोकेस पोर्टफोलियो, जिसमें सिर्फ बेस्ट काम होता है, जैसे एक आर्टिस्ट की एग्जीबिशन। हाँ, लेकिन एक होता है ग्रोथ पोर्टफोलियो, जो बच्चे की पूरी यात्रा दिखाता है। उसका पहला ड्राफ्ट, उसमें की गई गलतियां, टीचर के सुझाव और फिर सुधरा हुआ फाइनल काम। अच्छा, ये बच्चे को सिखाता है कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा हैं। यानी ये बच्चे को खुद अपने सीखने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और प्रोजेक्ट और केस स्टडी? परियोजना मतलब प्रोजेक्ट एक वास्तविक जीवन का कार्य है जो बच्चे अक्सर ग्रुप में करते हैं। इससे टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स विकसित होती हैं। वहीं केस स्टडी किसी एक बच्चे का बहुत ही गहन अध्ययन है। ये आमतौर पर उन बच्चों के लिए किया जाता है जो या तो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं या जिन्हें सीखने में कोई गंभीर समस्या आ रही है। तो इन सभी उपकरणों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक शिक्षक सिर्फ एक परीक्षक नहीं है, नहीं, बल्कि एक तरह का जासूस है जो अलग-अलग सुरागों को जोड़कर बच्चे की पूरी तस्वीर तैयार करता है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से कहा। निष्कर्ष यही है कि एक अच्छा शिक्षक एक बढ़ई मतलब कारपेंटर की तरह होता है। अच्छा, जैसे एक बढ़ई के टूल बॉक्स में सिर्फ हथौड़ा नहीं होता, उसके पास आरी, पेचकस सब कुछ होता है, और वो जानता है कि सही काम के लिए सही औजार कौन सा है। वो कील ठोकने के लिए आरी का इस्तेमाल नहीं करता और नहीं लकड़ी काटने के लिए हथौड़े का। ठीक वैसे ही एक शिक्षक के टूल बॉक्स में भी MCQ, निबंध, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो सब कुछ होना चाहिए, और उसे ये पता होना चाहिए कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। यही सीसी की असली आत्मा है। बिल्कुल। ये वाकई बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी जानकारी है। हमारा ध्यान सिर्फ रटने और नंबर लाने से हटकर बच्चे के समग्र विकास पर होना चाहिए। बिल्कुल। और आज की इस बातचीत को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं जो हर शिक्षक को खुद से पूछना चाहिए। बताइए। जब भी हम कक्षा में किसी बच्चे का आकलन कर रहे हों, तो सवाल ये नहीं है कि बच्चे ने कितना स्कोर किया। असली सवाल ये है, क्या मैं सही चीज को मापने के लिए सही उपकरण का उपयोग कर रही हूँ? इस एक सवाल का जवाब ही प्रभावी आकलन की कुंजी है।